नमस्कार मित्रों, मैं अगम कुमार दुबे स्मार्ट करियर क्लासेस से आज फिर एक वीडियो लेकर के आया हूँ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इस टॉपिक पर आज हम वीडियो लेकर के आए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, हमें संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक प्राप्त होते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, हमारे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। आयरलैंड के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। अब हम जानते हैं जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनके बारे में इनकी स्थिति क्या है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इनकी यदि हम स्थिति देखते हैं न्यायिक प्रणाली के अनुसार, तो हम पाते हैं कि ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात जैसे कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तब हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं, वहाँ पर याचिका डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वो राज्य के लिए हैं, लोगों के कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए हैं। इसीलिए ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, इन सभी देशों में लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सभी सरकारें इनका अनुसरण करती हैं। क्योंकि पता है लोकतंत्र में जनता ही सर्वशक्तिमान है। जनता की वोटों के द्वारा ही सरकार का चुनाव होता है। यदि वो इन नीतियों का पालन करते हैं तो जनता खुश रहती है और सरकारें अधिक समय तक चलती हैं। तो हम जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, जो हमें संविधान में 36 से लेकर के 51 तक मिलते हैं। पहली बात ये, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय के द्वारा हम इन पर केस नहीं कर सकते हैं कि जितने भी नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं कि ये हमें अवश्य मिलें। ये राज्य पर निर्भर करता है, राज्य पर डिपेंड करता है कि जो भी ये दिए गए हैं, नियम बनाए गए, उनमें से कितने हम लोगों को दें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 36 की। अनुच्छेद 36 में हम पाते हैं कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उनकी परिभाषा दी गई है। आखिर नीति निर्देशक सिद्धांतों का होगा क्या, किस प्रकार से ये कार्य करेंगे, इसके बारे में दिया गया है। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनका मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ऐसा राज्य जिसमें गरीब, कमज़ोर सभी वर्गों का हित हो सके, ऐसे राज्य की संकल्पना के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए संविधान में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 37 की। इसके अंतर्गत राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें जो अंतर्विष्ट तत्व हैं, जो इसमें चीज़ें दी गई हैं, किस प्रकार से लागू होगी, किस प्रकार से नीतियां सहायक होगी, उसके बारे में अनुच्छेद 37 में मिलता है। इसके बाद में अनुच्छेद 38 आता है। अनुच्छेद 38 में जो भी भारत के रहने वाले लोग हैं, भारतीय नागरिक हैं, राज्य का ये उत्तरदायित्व होगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलवाने का संभव प्रयास करें। अर्थात जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, यदि वो न्याय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारी न्यायिक प्रणाली बहुत ही महंगी न्यायिक प्रणाली है, बहुत से लोग उस तक पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते। तो इसके लिए राज्य एक कर्तव्य बनेगा कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सभी नागरिकों को, जितने भी भारतवासी हैं, उन सबको न्याय पहुँचाए। इसी के तहत सरकारें क्या करती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, SC ST वर्ग के लोग हैं, उनके मुकदमे सरकार फ्री में लड़वाती है। यदि वो इतना पैसा नहीं दे पाते हैं, वकील लोगों का शुल्क नहीं दे पाते हैं, तो सरकार इसका प्रावधान करती है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 39।
39, इसमें बताया गया समान कार्य के लिए समान वेतन का होना। राज्य का उत्तरदायित्व है कि जितने भी नागरिक हैं उनको समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करें। इसी के तहत समय समय पर मांग भी उठती रहती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वन पेंशन वन रैंक, ये मुद्दा बहुत दिनों तक चला था। वन पेंशन वन रैंक, यानी कि एक ही रैंक पर रहने वाले लोगों को अलग अलग पेंशन नहीं दी जा सकती। इसके लिए बाद में सरकार ने प्रावधान भी किया वन पेंशन वन रैंक के लिए। ये राज्य का उत्तरदायित्व है, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करें। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत शासन के विकेंद्रीकरण के बारे में बताया गया है। विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है कि इतने बड़े देश में एक जगह से शासन नहीं चलाया जा सकता है। केंद्र में सरकारें होती हैं, राज्य में सरकारें होती हैं, सभी कार्य वही नहीं कर सकते हैं। यदि आप लोग देखते हैं आपके गांव खड़ंजा टूट गया तो क्या आप प्रधानमंत्री से शिकायत करेंगे या मुख्यमंत्री से शिकायत करें? कहाँ जाएंगे आप? आपके गांव में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में बात कही गई और धीरे धीरे चल के जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था, 74वां संविधान संशोधन ये नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए स्थानीय सुशासन स्तर पर किया गया था। ग्राम पंचायत की स्थापना ये अनुच्छेद 40 में मिलती है। अभी हाल ही में ये सरकार के द्वारा पीईटी एग्जाम हुआ था, इसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि ग्राम पंचायतों की स्थापना किस अनुच्छेद में मिलती है, तो इसका उत्तर यही था अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में कहा गया है। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 41, 41। इसमें क्या है? कार्य के लिए, शिक्षा के लिए और जन सहायता के लिए सरकारें अपने स्तर पर लोगों को मदद पहुंचाएंगी। आप लोग देखते हैं एम्बुलेंस सुविधा, अन्य जो सुविधाएं होती हैं इन्हीं के तहत की जाती हैं। सरकार शिक्षा की व्यवस्था करती है, कार्य की व्यवस्था करती है, फैक्ट्रियां खुलवाती है, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देने का प्रयास करती है। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 में क्या है? निर्वाह मजदूरी और कार्य की मानवोचित दशाएं। निर्वाह मजदूरी से क्या तात्पर्य है? आप लोग देखते हैं इतने बड़े देश में सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अपने देश में बहुत बड़े स्तर पर बेरोजगारी है। इसी बेरोजगारी को दूर करने के लिए लोग भूखों ना मरें, लोग परेशान ना हों, कर्ज में ना डूबे रहें, इसी के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में कहा गया। आप लोगों ने एक योजना सुनी होगी, समय समय पर सरकारें बनाती रहती हैं, नरेगा। नरेगा आपने नाम सुना होगा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून, जिसे बाद में बदलकर मनरेगा कर दिया गया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून। इसके तहत क्या होता है? जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, सरकार ये प्रयास करती है उन लोगों को, यदि रोजगार नहीं मिलता है, कार्य नहीं मिलता है, तो उनके गांव में ही रोजगार की व्यवस्था की जाए या फिर उन्हें निर्वाह मजदूरी के रूप में कुछ पैसे दिए जा सकें। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 43। इसमें प्रावधान किया गया प्रसूति सहायता प्रदान करना। प्रसूति सहायता का तात्पर्य जो गर्भवती महिलाएं हैं, यदि वो सरकारी नौकरियों में हैं तो उन्हें अवकाश की व्यवस्था कराना, या आम महिलाएं हैं तो उन्हें प्रसूति के लिए कुछ धन की व्यवस्था करना। इसी के तहत सरकार महिलाओं को कुछ पैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान करती है, कुछ पैसे देते हैं और अस्पतालों में फ्री इलाज वगैरह का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 44,
अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता के बारे में बताया गया। समान सिविल संहिता का तात्पर्य है कि सभी लोगों के लिए जो धाराएं हैं वो समान हों। जैसे आप लोग देखते हैं इस समय बहुत ज़्यादा ये मामला चलता है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटक में आपने देखा था हिजाब का मामला, या अन्य मामले देखते हैं, तो इसमें ये प्रावधान किया गया कि राज्य का दायित्व है समान सिविल संहिता, यानी विवाह विच्छेद या विवाह करने के जो अलग अलग धर्मों के अलग अलग नियम बने हैं उन सबको एक समान किया जाए। सभी नागरिकों को, जितने भी भारतीय नागरिक हैं, इन सबको एक समान सिविल संहिता, एक समान न्याय प्रदान किया जाए। इसमें समान सिविल संहिता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में राज्य का ये उत्तरदायित्व होगा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए बहुत बार प्रयास किए गए। सबसे पहली बार प्रयास गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था तब उन्होंने एक प्रयास किया था लोगों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की, लेकिन उस वक्त भारतीय इतने अधिक नहीं थे जो काउंसिल थी उसमें, इसलिए उनका प्रस्ताव गिर गया। लेकिन उन्होंने कहा था कि किसी ना किसी दिन ऐसा अवश्य होगा, और ऐसा ही हुआ। सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, और 2 चीज़ें जोड़ी गई। एक तो मौलिक कर्तव्य में जो 10 पहले मौलिक कर्तव्य थे उससे बढ़ाकर 11 कर दिया गया। इसमें कहा गया 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो भी बालक हैं उनके माता पिता, संरक्षक या प्रतिपाल्य उनको शिक्षा देने के लिए, शिक्षा दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मौलिक अधिकारों में एक जोड़ा गया अनुच्छेद 21 का, या ए जिसे कहते हैं अनुच्छेद 21A। इसमें प्रावधान किया गया कि ये राज्य का उत्तरदायित्व होगा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दिलवाना। इसके बाद में बात आती है अनुच्छेद 46। इसमें एससी वर्ग के, एसटी वर्ग के, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट जिसे हम लोग अनुसूचित जाति कहते हैं, एसटी का मतलब है शेड्यूल ट्राइब जिसे हम लोग अनुसूचित जनजाति कहते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब लोग, इन लोगों को सरकार का उत्तरदायित्व होगा शिक्षित करे और आर्थिक अभिवृद्धि कराए, यानी उन्हें उनके शिक्षा के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार प्रदान कराए। अगला नंबर आता है अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47। इसमें क्या है? पोषाहार एवं जन स्वास्थ्य, अर्थात आप लोग देखते हैं आंगनवाड़ी वगैरह में ये जो पंजीरी बांटी जाती है, अन्य पोषाहार की वस्तुएं बांटी जाती हैं ताकि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, और जन स्वास्थ्य के लिए टीके वगैरह, उपचार वगैरह कराए जाते हैं। इसमें प्रावधान किया गया है। अगला नंबर आता है अनुच्छेद 48, कृषि व पशुपालन को प्रोत्साहन देना। ये राज्य का उत्तरदायित्व होगा कृषि और पशुपालन का प्रोत्साहन दे, क्योंकि कृषि और पशुपालन ही हमारे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान कृषि का है। सभी लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब तक कृषि का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। तो जो प्राथमिक क्षेत्र के व्यवसाय हैं, कृषि, पशुपालन, बागवानी, इनके प्रोत्साहन के लिए सरकार प्रयास करेगी। साथ ही साथ इसमें और रखा गया गोवध पर रोक। जो गौवंश है इनका वध ना हो, इनकी हत्या ना हो, इसके लिए भी सरकारें प्रयास करेंगी। आगे चलते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 48, 48 का 48 अनुच्छेद, फिर 48 का अनुच्छेद। इसमें क्या है? पर्यावरण संरक्षण, वन तथा वन्य जीव संरक्षण। इसमें राज्य के लिए उत्तरदायित्व दिया गया है कि वो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण सभी की जिम्मेदारी है। सभी लोग पर्यावरण में रहते हैं, पर्यावरण ही हमारी जननी है। पर्यावरण हमारा अगर खराब होगा तो हम लोगों का भविष्य भी खराब होगा। तो पर्यावरण का संरक्षण करें। साथ ही साथ वन तथा वन्य जीव संरक्षण, इसके लिए कानून बनाए। इसी के तहत वन तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1972 में,
और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। अनुच्छेद 49, इसमें प्रावधान किया गया राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जो हमारे पुराने स्मारक हैं, बहुत अच्छे हैं, दुनिया में नाम है, ऐसे स्मारकों को चिन्हित करना, उनका संरक्षण करना, रख रखाव करना, ताकि वो हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए संरक्षित रहें। स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, जितनी भी हमारी राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, ठीक पुरातात्विक चीज़ें हैं, उन सब का संरक्षण करना। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 50, अनुच्छेद आर्टिकल 50, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के क्षेत्रों को पृथक किया गया है कि कार्यपालिका के उत्तरदायित्व क्या होंगे, न्यायपालिका के उत्तरदायित्व क्या होंगे, ताकि कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव की स्थिति ना बने। अगला नंबर आता है अनुच्छेद 51, इसमें किया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसमें प्रावधान किया गया कि हमारे देश के ऐसे सिद्धांत बने, ऐसे नियम बने, ऐसे कानून बने, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति को कोई खतरा ना पैदा हो, सुरक्षा बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय शांति, क्योंकि अपनी भारतीय संस्कृति में ही है सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, सभी विश्व बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाना, उसी के तहत इसमें नियम बनाए गए हैं। तो ये अनुच्छेद 51 में किया गया। ये सब हमारे क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये कितने माने जा रहे हैं, कितने नहीं माने जा रहे हैं, या सरकार इन पर नीति बनाना चाहती है या नीति बनाना नहीं चाहती, ये विभिन्न सरकारों के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है। इन्हें न्यायालय के द्वारा आप अपील नहीं कर सकते। ये कल्याणकारी राज्य, जनता की भलाई के लिए बनाए गए सभी नियम हैं और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आप जुड़े रहें स्मार्ट करियर क्लासेस के साथ। धन्यवाद।